जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत कुछ विशेष क्वेश्चन देखने वाले हैं जिस पैटर्न को हमें आना चाहिए। जैसे एक सवाल है, आप गौर कीजिएगा। 12x² - 7x + 3, यहाँ पर हमें गुणनखंड ज्ञात करना। तो ये जो 7 है, देखो ये एरो से मैं बता रहा हूँ, ये जो 7 है इसको हमने तोड़ा कितने भागों में? 2 भागों में। -3 -4 दिख रहा है ऊपर। 12x² 7x तोड़ा। अब इन दो जो शुरू की जो दो संख्या है, इसमें से 3x को कॉमन लिया। क्या लिया? तो अंदर बचेगा हमारे पास 4x - 1 -4। यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1, है ना। इसको कॉमन ले लेंगे, 4x - 1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा। तो इस प्रकार के गुणनखंड के सवाल आने चाहिए। ये सर्वसम्मिका का प्रयोग क्या करा हमने? सर्वसम्मिका का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। आप देखोगे कि सर्वसम्मिका का जो प्रयोग है, सर्वसम्मिका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये अपना क्वेश्चन है। 8x + 8 x - 10। हमें ये सर्वसम्मिका आनी चाहिए, ये जो लिखा है ना। अब हम जहाँ जहाँ ये x² प्लस, ये एक सर्वसम्मिका होती है। x + a x + b, x² + a + b x a × b का प्रयोग करके, तो जहाँ पर a बराबर 8 रखेंगे, x की जगह x आएगा, a बराबर 8 और b बराबर -10। आप इस सर्वसम्मिका में प्रयोग करके कहाँ पर दिए, देखो मैं बताता हूँ। x की जगह x है, a की जगह 8, b की जगह -10। अब 10 में से 2 घटा, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जरूर गलती करते हैं, इसलिए याद रखो बड़ी संख्या का चिन्ह है, ये बहुत सारे जोड़ देते हैं। तो आप इसको, इस चीज़ का थोड़ा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 का गुणा x, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार एक सवाल आता है, 103 इंटू क्या दे रखा है? 103 × 107। तो हमें काम करें, इसको थोड़ा सा, है ना, इस तरह का जो सवाल है हमारा, सर्वसम्मिका का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करना है हमें? सर्वसम्मिका। तो ये जो मैं एरो से बता रहा हूँ, देखिए ये जो 103 है, 103 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 100 + 3, क्योंकि जोड़ूंगा तो 103 आ जाएगा। इसी प्रकार 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। अब ये जो हमारा, ये हमारे सर्वसम्मिका हो गए, जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी किसी सवाल में इसका प्रयोग करा था हमने, आप सभी ने देखा भी था। तो क्या हम इस सर्वसम्मिका में, देखो x की जगह 100 रख देते, a की जगह 3 और b की जगह 7। ये देखो 100, 3 और 7, ये सर्वसम्मिका में हमने रखा, है ना। अब 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000। कितना आएगा? 10,000। 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 10 का गुणा 100 में कर देना तो 1,000, और 7 × 21। इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,021, ठीक है। अच्छा, ये एक हमारा सवाल है, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। तो हम देखेंगे, क्या देख रहे हो? अच्छा सवाल है, जूम करके देखो। ये सवाल है, x + 2y + 4z का क्यूब का प्रसार कीजिए। तो हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या रहता है? a + b + c का स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। a की जगह हमको लिखना है x, b की जगह लिखना है हमें 2y और c की जगह लिखना है हमें 4z। ये सभी मान जब हम रखेंगे, क्या करेंगे? ये सभी मान हम रखेंगे। तो देखो a की जगह मुझे रखना है x, तो ये x² हो जाएगा। b की जगह 2y, तो ये 2y का स्क्वायर। c की जगह 4z 2। इस तरीके से ये फार्मूले में मैंने पुट कर दिया, है ना। अब मैं
एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही होगा, 2 दूनी 4, 4 वाई स्क्वायर, 4 में 4 का 4 दूनी 8 मत करना, 4 चौक 16। इसको कैसे करते हैं, देखो ये यहाँ पे 4z है, तो इसका मतलब ये रहता है 4z गुणित 4z, फिर 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, और z में z का करेंगे तो z स्क्वायर। तो कुल मिला के आपको ये इस तरीके से ये 16z स्क्वायर आया। ठीक है, अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लो, तो 2 में 2 का करेंगे तो 4, x और y ऐसा ही लिख दो। अच्छा, यहाँ x, ये जो x y z है ये चर राशियां हैं, क्या है, चर, और ये जो संख्या अचर राशि है। अच्छा, एक प्रमेय हमारी ये है, ये भी बहुत जबरदस्त, अक्सर मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त कहता ही हूँ कि सभी ये जो अपने सर्वसमीका के फार्मूले इनको आप सीख लो। जैसे 2x+1, अब इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला ये यहाँ से बनता है। ठीक है, देखिए a+b² a³ + b³ + 3a और a+b, इसका प्रयोग कर लेंगे। a की जगह हमें 2x रखना है और b की जगह 1 रखना है। एक और फार्मूला होता है, ठीक है, 3a² + 3b² a+b के बाद लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब 3 बार लिखा, 2x को कितनी बार लिखा, 3 बार। कैसे, 2x गुणित 2x गुणित 2x, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x ये 8x³ आ गया। ठीक है, अब b की जगह तो आपको 1 रखना है, तो एक को तो आप 1 की पावर यदि कितनी भी हो तो 1 ही आता है ना। अच्छा, 2, ये 3 की जगह 3 है, a की जगह a, ये मान रखा हमने, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x, और फिर 3 दूनी 6, 6 का x में करें, ये आ गया उत्तर आपका। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6x से आ जाएगा, जहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, x का x हमेशा चर राशि का चर में होता है और अचर का अचर में होता है। ये इस तरीके के सवाल भी हमें आने चाहिए। कैसा, जैसे निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक P0 और P1 के लिए, किसके लिए निकालना, P0 और P1 के लिए। तो आप गौर करोगे, जरा देखिएगा, ये हमारा सवाल है। अब यहाँ जहाँ y है, ये तीर के निशान से y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है ना, तो आप जहाँ जहाँ पर y रहेगा वहाँ पर एक बार 0 रखना है और एक बार 1 रखना है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं अपन। ये देखिए, एक बार जब हमने 0 रखा तो उत्तर 1 आ गया, और एक बार 1 रखा तो ये +1 आ गया। ठीक है, उसी सवाल में एक बार 0 रखना था हमें। ठीक है, तो 0 ये उत्तर आ गया। इसी प्रकार ये टी वाला आप स्वयं कीजिएगा। ये भी एक हमारा बहुत बढ़िया सवाल है, आप गौर कीजिए, निम्नलिखित बहुपद में से, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर बहुपद 5x - 4x² + 3। तो हम क्या करें, ये हमारे पास समीकरण है ना, जहाँ जहाँ हमारे पास x है हम x की जगह कितना रख देंगे, 2, तो 1x तो हमारे पास यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3, 16 में से 3 घटा दो तो ये -3 आ जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको भी करने का शेषफल, हमें शेषफल निकालना है सवाल। ये सवाल है x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर, तो ये px हो गया हमारा पूरा, x + 1, तो ये 1 जब बराबर के उस साइड जिससे भाग देना है ना, इससे भाग देना है हमें, किससे भाग देना, ये। ठीक है, तो ये 1 उधर जाएगा तो -1, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख देंगे, तो कुल मिला के हमारे पास ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक ये क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। ये हमारे पास एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ, हाँ, तो ये इस तरीके से हम मान रखते जाएंगे।
और एक बार 0 रखना, एक बार A1 रखना, तो हमारा उत्तर भी आता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा एक सवाल है 3x + 4 3x, हमें सर्वसमीका का उपयोग करना है। ये भी एक हमारी जबरदस्त सर्वसमीका है, A² - B², एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, तो इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्तिक तल में उस बिंदु को निर्धारित कर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो आप देखोगे कार्तिक तल में किसी बिंदु को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। ठीक है, दो निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाइए। काय पर दर्शाना अपने को, ये बिंदु दे दिए हमें, ग्राफ पर दर्शाना। तो ये ग्राफ है। ठीक है, आप देखोगे कि ये पूरा ग्राफ पर दर्शाया गया है। ये बिंदु है, ये प्रथम चतुर्थांश रहता है। इस चतुर्थांश को, ये आले को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ। इसके निर्देशांक हमेशा प्लस प्लस रहते हैं। कौन से रहते हैं? प्लस प्लस। सेकंड के रहते हैं माइनस प्लस, थर्ड के रहते हैं माइनस माइनस, और फोर्थ के रहते हैं प्लस माइनस। इसी प्रकार एक और ग्राफ में ये प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब ये हमसे पूछ लिया, ये देखो मैं अभी जो बता रहा था आपको कि किस चतुर्थांश पर किस अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु स्थित है। तो ये माइनस, पहली संख्या माइनस के, दूसरी प्लस की है, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में, एक प्लस चतुर्थ, ये अभी मैं समझा रहा था। इस तरीके का ग्राफ होता है। चलो आइए देख। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कितनी बार आता है, कार्तिक तल किसे कहते हैं और मूल बिंदु किसे कहते हैं? कार्तिक तल, एक तल में वह बिंदु, वह वस्तु या बिंदु को निर्धारित करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें एक क्षैतिज होती है और एक होती है ऊर्ध्वाधर। तल को कार्तिक या निर्देशांक तल कहते हैं। मूल बिंदु, अक्षों को के प्रतिच्छेद बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे ऐसे नहीं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से? ये बीच वाले पे। तो जहाँ से, इसलिए ये जो जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। ठीक है, समांतर अक्ष के कोई 3 गुणधर्म, तो ये आप सभी को थोड़ा सा पता होना चाहिए। निम्न बिंदुओं के भुज और कोटि निर्धारित कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, भुज और। आप पहली जो संख्या रहेगी वो आपकी भुज कहलाएगी और जो दूसरी वाली रहेगी वो कोटि। तो यहाँ -3 भुज है और 5 कोटि है। यहाँ सॉरी है ना, ये -4 भुज है और -1 कोटि। मतलब x अक्ष पर जितने भी संख्या थे वो भुज के लाती और y अक्ष वाले कोटि। आ गया समझ में? ठीक है, वीडियो जरूर बड़ा बन रहा है लेकिन आप सभी के काम का है। निम्नलिखित आकृति की भुज और कोटि, जैसे एक आकृति दे दी, अब अपने को इसमें पूछा है कि इसकी भुज और कोटि। तो आप गौर करिएगा, जैसे मान लो बिंदु C की भुज और कोटि पूछ ले। ठीक है, तो देखो C का भुज क्या हो जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? -5। ठीक है, क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, किसका कह रहा हूं मैं? C का। और यदि कोटि बोलेंगे तो -2। इसी प्रकार हम देखेंगे, मान लो मैं आपको बिंदु A, ये कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका भुज पूछूंगा तो A का 3 भुज हो जाएगा ये, और ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा? कोटि। मतलब x अक्ष पर पहली जो संख्या रहती है वो क्या कहलाती है? अपनी भुज, और y अक्ष वाले कोटि। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप सभी को लगभग, यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय आती है अक्सर, तो आप इस प्रमेय को, इसके ये देखिए, ये प्रमेय है, ये इसमें शीर्षाभिमुख कोण, 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो AOD, एक शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया। एक हो सकता है अपना COB, ये देखिए, ये एक शीर्षाभिमुख। ऐसे AOC, DOB, ये है ना। तो इसको अपने को प्रतिच्छेद करना है, तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार ये एक जबरदस्त क्वेश्चन, अक्सर
कि हमें किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। क्या है? 2:3:4। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो माना कि कोण क्रमशः 2x 3x प्लस 4x है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9x आ जाएगा। 9 अपॉन में मतलब ये 180 बटे 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0। तब हम देखेंगे अतः कोण होंगे। पहला कोण होगा 2x प्लस 3x प्लस 4x, मान रखेंगे तो ये पहला 40 का बन जाएगा, दूसरा 60 का बन जाएगा और तीसरा 80 का। कितने का? 80 का। इसी प्रकार देखो, जैसा वो सवाल था, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कि 7वां, जैसे अभी अपन ने ऊपर करा कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5, तो सबसे बड़े कोण ज्ञात कीजिए। सेम, तो सबसे बड़ा सेम तरीका है ना, 3x 4x प्लस 5 180, सबसे बड़ा कोण 75 का। न्यून कोण और अधिक कोण को चित्र के द्वारा समझाइए। ये चित्र बना लिया, ये न्यून कोण हो गया, ये अधिक कोण हो गया। जो 0 और 90 के बीच में, मतलब 90 से छोटा, वो न्यून कोण। जो 90 और 180, 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 तो अधिक कोण कहलाता है ना। क्या किसी त्रिभुज के दो कोणों का दो अधिक कोण हो सकते हैं? अपने उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। शीर्षाभिमुख कोण को परिभाषित कीजिए। ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। एक ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है। आकृति देखकर हमें आकृति में यदि x + y बराबर क्या दे रखा है? w + z, तो ये सिद्ध है ना। सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ये AOB एक रेखा सिद्ध करनी। और आप सभी को पता है कि यदि हम एक रेखा पर, मान लो ये कोई रेखा है, उस पर हमने 180 सिद्ध कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी? सरल रेखा। हम जानते हैं, देखो चित्र देखिए, AOB क्या चित्र में? AOB है ना। ये इस पर एक आप गौर करोगे, ये हमारे पास एक रेखा है ना, इस पर एक कोण बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस रेखा पर जो यदि 180, तो हमें पता है कि अतः एक बिंदु के चारों ओर जो कोण है उनका योग कितना रहता है? 360। क्योंकि x + y, ये चारों कोण बना लिया अपन ने, यहाँ से यहाँ तक घुमा दिया इसको पूरा, ये इस तरीके से है ना, तो ये 360 हो गया। अब हमें पता है कि y + z की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x + y लिख सकते हैं। तो ये आप गौर करोगे कि यहाँ हमने इस y + z की जगह, इस y + z की जगह हमने ये x + y लिख दिया। तो 2 और 2 4, ये 2x कितने थे? 2x है, तो 2x + 2y लिख दिया। क्या लिख दिया? 2x + 2y, ठीक है। और 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो एक सरल रेखा हो जाएगी। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये बार बार आता है, आप सभी जब भी समय मिले इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? चलो आइए देखते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज, क्या है क्वेश्चन? एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो माना कि चतुर्भुज ABCD के कोण, एंगल A बराबर 3x, B बराबर 5x, C बराबर 9x और D बराबर 13x, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो x के ऊपर जो लिखा है इसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री, अंश भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि तो अब हम देखो, ये इस तरीके से अनुपात में था। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग किसके? हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो हम चारों कोण के बराबर में 360 लिख देंगे। ये हमने, आप इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा? 30 में 30 का इन चारों को जोड़ा, 30 आ गया बराबर 360। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, याद रखिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अर्थात x का मान हमारे पास 12 आ गया। अब इस तरीके से चारों में हमने मान रख दिया, जहाँ जहाँ x था एंगल है, तो ये 12 रखा, ये 36 आ गया, ये
एक्स रखा, एक्स की जगह 12 रखा, ये 12 पंजे 60 आ गया। इसी प्रकार इस एक्स की जगह 12 रखा, ये 108 आ गया और ये 156 आ गया। ठीक है। दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं और वह एक आयत। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर। ये हमने 5 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसी प्रकार निम्नलिखित कोणों की रचना, ये हमें मतलब 30 का कोण बनाते आना चाहिए। कितने डिग्री का? 30 और 45 का। ठीक है। अच्छा, ये अपने हेरोन के सूत्र है, ये भी आप सभी देख लीजिएगा, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न वाली है, बाद में समझा भी दूंगा क्लासों में। बाकी ये आना चाहिए, है ना। ये सभी जितने भी बच्चे हैं उनको हेरोन का सूत्र वाले अच्छे से, ये पूरा फार्मूला लगता है। ये हेरोन का सूत्र है, ये जो है ना, ये हेरोन का। ये भी अच्छे सवाल है। ये एक ग्राफ बनाने का सवाल है। ठीक है। आप गौर कीजिएगा कि एक राज्य में विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दे रखे हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये राजनीतिक पार्टियाँ हैं ABCD, ये ABCDEF, ये इनकी जीती गई सीट 75, 55, 37। हमें यहाँ पर मतदान करने वाले का एक दंड आलेख बनाना है और किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें दी गई। तो इस तरीके का एक दंड आलेख बनता है। आप सभी को इस तरीके का एक दंड आलेख बनाते आना चाहिए। ठीक है। ये एक महीने में परिवार के विभिन्न पदों पर बचत, ये एक दंड आलेख। ठीक है। अच्छा, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े, ये क्वेश्चन प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़ों को उदाहरण देकर समझाइए। प्राथमिक आंकड़े, जब अन्वेषण एक निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचना एकत्रित करते हैं, इस तरह के आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, कक्षा 90 से 12वीं 90 के 20 विद्यार्थियों की लंबाई, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के प्राप्त किए अंकों की संख्या, ये है ना। द्वितीय आंकड़े, किसी स्रोत को सूचनाएं पहले से ही एकत्रित प्राप्त किए गए आंकड़े, ये अपने कौन सा आंकड़े? सेकेंडरी डाटा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन कक्षा 8वीं के 10 विद्यार्थियों के रक्त समूह। ठीक है, कौन सा रक्त समूह ज़्यादा है, मतलब आप इसमें से गिनना पड़ता है इसमें से कि ए वाले कितनी संख्या है, बी वाली कितनी है, ओ वाली कितनी है और ए बी वाली कितनी है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बारंबारता बनती है। सामान्य रक्त समूह ओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा था ओ क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे कम कौन सा है? ए बी, है ना, 3। ये एक सिक्के को उछालने पर तीन सिक्कों, ये टेली चिन्ह वाला, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, आप देख लीजिएगा, है ना। परिसर 30 बच्चों का। ठीक। इसी प्रकार ये देखो 8वीं के OB, ये आयत चित्र बनाया गया है ना। अच्छा, प्रायिकता, ये क्वेश्चन अक्सर में से कितनी बार बच्चे बोलते, सर इसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा 30 गेंदें खेली गई, 6 में चौका मारते और चौका न मारे जाने की प्रायिकता, अतः चौका न मारे जाने की प्रायिकता P बराबर 6/30, अतः चौका मारे जाने की प्रायिकता 1/1 - P। तो ये इस प्रकार कुल आंसर आ गया। ठीक है। तो अब आप देखोगे कोई भी प्रायिकता जो होती है ना, प्रायिकता को हम ऐसे लिख सकते हैं, P + Q = 1। निश्चित घटना की प्रायिकता P होती और अनिश्चित घटना की Q, और दोनों का योग। कभी भी प्रायिकता का उत्तर 0 से छोटा नहीं रहेगा और 1 से बड़ा नहीं रहेगा। प्रायिकता का उत्तर 0 और 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है। तो ये सवाल था, जैसे एक महिला 30 गेंदों में से 6 को चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता, तो 6 पे चौका मार दिया, ये अतः मारे जाने की प्रायिकता निकाल ली और ये न मारे जाने की प्रायिकता निकाल ली। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट सवाल है आपका। ठीक है। कितने लोग प्रायिकता को पसंद करते हैं, ये इसका उत्तर दे रखा है। लास्ट वाला, ये 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपना लास्ट है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी ये अंतिम क्वेश्चन को विशेष नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है,
कितने पसंद करते कितने नहीं। हाँ, ये बस ये अंतिम चल रहे हैं ना, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को, इसी के साथ सभी विद्यार्थी माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक वाले सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो इस वीडियो में मुझे मिले नहीं हैं। कौन से? माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है, क्योंकि अक्सर आते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक के सवाल। जय हिंद, जय भारत।